नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेके है। तो रिसेंटली टर्की की तरफ से अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि TFX या कान का टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया जा चुका है और ये टर्की के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट भी होने वाली है। साथ ही साथ भारत के लिए एक चिंता की बात भी होने वाली है, क्योंकि टर्की जिस स्पीड में अभी अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने में लगा हुआ है, जाहिर सी बात है कि वो इसको भारत से काफ़ी पहले ही डेवलप करने वाले हैं और पहले से ही टर्की से एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के साथ जॉइंटली मैन्युफैक्चरिंग करने का प्रस्ताव भी दे चुका है। इस पर हमने पहले एक डिटेल वीडियो बना रखा है कि ये किस वजह से भारत के लिए एक बहुत ही सीरियस खतरा बन सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब फिर से टर्की की कान फाइटर जेट की टेस्ट फ्लाइट के ऊपर वापस आते हैं, क्योंकि अभी इस पर काफ़ी सवाल खड़े होने लगे हैं। वैसे मेरे हिसाब से टर्की के लिए ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इतनी जल्दी उन्होंने एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को बना लिया, जबकि भारत की एमका प्रोग्राम आज तक डिजाइन और डेवलपमेंट को लेकर ही अटका हुआ है और हम अभी तक इसकी डिजाइन को पूरी तरीके से फाइनल नहीं कर पा रहे। और जिस रफ्तार में हम लोग जा रहे हैं, हम 2035 से पहले तो एमका को प्रोडक्शन में एंटर नहीं कर सकते। इस बीच टर्की की कान फाइटर जेट की टेस्ट फ्लाइट को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी भी सामने आ चुका है और उसमें एक क्लेम किया जा रहा है कि जिस टेस्ट फ्लाइट की वीडियो को टर्की की तरफ से रिलीज किया गया था, उसमें कंप्लीट फ्लाइट के दौरान कान फाइटर जेट का लैंडिंग गियर बाहर था, यानी कि रिट्रैक्ट नहीं हुआ था। इसे देखने के बाद कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ने क्लेम किया था कि टर्की की तरफ से जल्दबाजी में आके अपनी एयरक्राफ्ट की टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट कर लिया गया, जबकि अभी तक टर्की की कान फाइटर जेट की लैंडिंग गियर को कंप्लीट नहीं किया गया। यानी कि उनका कहना है कि ये जो एयरक्राफ्ट है एक मॉकअप मॉडल है, जिसको जल्दबाजी में टेस्ट फ्लाइट के लिए इस्तेमाल किया गया, ना कि एक प्रोटोटाइप है। यानी कि अभी तक कान फाइटर जेट में एक रिट्रैकेबल लैंडिंग गियर मौजूद नहीं है और ना ही लैंडिंग गियर की कवर वहां पे मौजूद है, जिससे साफ होता है कि एयरक्राफ्ट अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था। और जब ये क्लेम किया गया तो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से सामने आकर स्वीकार किया गया कि ये जो एयरक्राफ्ट को भी टेस्ट फ्लाइट के लिए इस्तेमाल किया गया था, अब ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था। इसको इनिशियली बस लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल के लिए बनाया जा रहा था और ये बस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था, जिसमें कई ऑपरेशनल सिस्टम अभी मौजूद नहीं है। और कान फाइटर जेट की जो एक्चुअल प्रोटोटाइप होगा, उसकी टेस्ट फ्लाइट को 2025 में जाके कंडक्ट किया जाएगा और वो एक कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी वेरिएंट होगा, जबकि अभी जिस एयरक्राफ्ट को टेस्ट किया गया था वो एक मॉकअप मॉडल था और उसमें कई सारे सिस्टम मौजूद नहीं है और इसको अभी बस टेक्नोलॉजीज को वैलिडेट करने के लिए टेस्ट किया जा रहा है, जो कि एक्चुअल एयरक्राफ्ट में मौजूद होने वाले। लेकिन फिर भी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करना और वक्त से पहले टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है और हम अभी उस हालात में नहीं है कि हम टर्की की कान फाइटर जेट के बारे में कोई खामियां निकालने की कोशिश कर पाए, क्योंकि अभी हम इस रेस में टर्की के मुकाबले काफ़ी पीछे चल रहे हैं। अगला अपडेट तेजस MK2 की तरफ से है। अब 2023 में जब तेजस MK2 को डेवलप करने के लिए कैबिनेट कमेटी की तरफ से फंड को एलोकेट किया गया, तो उसके बाद इनिशियली HAL की तरफ से बात बताया गया था कि अभी इसकी पहली प्रोटोटाइप को तैयार करने में हमको मिनिमम 3 साल का टाइम लग जाएगा। लेकिन अभी HAL की तरफ से बात बताया जा रहा है कि इस दौरान तेजस MK2 की पहली प्रोटोटाइप को शायद वक्त से पहले ही तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है और हो सकता है 2025 में इसकी रोल आउट को कंप्लीट किया जाएगा। अभी इसके लिए HAL की तरफ से इसी साल के अंदर ही तेजस MK2 की पहली प्रोटोटाइप की असेंबली को स्टार्ट करने की बात की गई है और 2025 में इसकी पहली प्रोटोटाइप को रोल आउट किया जाएगा। अभी HAL की तरफ से तय किए गए टाइमलाइन के मुताबिक 2026 में हम तेजस MK2 की पहली टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद आने वाले 2 साल के अंदर इसमें वेपन्स को इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाएगा और 2028 तक इसको प्रोडक्शन के लिए क्लियर कर दिया जाएगा। अब फिलहाल आप सब इसको दूसरे देशों के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम बहुत ही पीछे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर अभी के हिसाब से हम तेजस MK2 को 2028 तक मास प्रोडक्शन में एंटर कर पाते हैं तो एक बहुत ही बड़ी बात होने वाली है और ये टाइमलाइन भी अभी के लिए परफेक्ट नहीं लग रहा है। फिलहाल प्लान के मुताबिक जब तेजस MK2 को प्रोडक्शन में एंटर किया जाएगा तो सबसे पहले इसको जगुआर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद MiG-29 को और फिर 2035 के बाद जाके मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए तेजस MK2 का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर तेजस MK2 की लगभग 200 यूनिट को भी खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिनको 2030 से 2040 के बीच इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा।
अगला अपडेट स्ट्राइकर आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल की तरफ से है। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी कुछ ही महीने पहले इस व्हीकल को भारत को लोकल मैन्युफैक्चरिंग टीओडी के साथ ऑफर किया गया था और अभी रिसेंटली यूएस की एक टीम भी भारत आई हुई थी जो कि इंडियन आर्मी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के बारे में एक डिटेल रिपोर्ट को तैयार कर रहे थे। इस दौरान इंडियन आर्मी की तरफ से भी अभी स्ट्राइकर व्हीकल को टेस्ट किया जा रहा था और इवेल्युएट किया जा रहा था और अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि इंडियन आर्मी आगे चल के यूनाइटेड स्टेट से स्ट्राइकर व्हीकल को खरीदने के बारे में कोशिश करने वाला है। अब इसका कई कारण है। पहला ये कि अभी स्ट्राइकर व्हीकल को इवेल्युएट करने के बाद इंडियन आर्मी की तरफ से ये बात बताया जा रहा है कि फिलहाल इंडियन आर्मी की हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए सुइटेबल नहीं होने वाला है और इसमें अभी जो इंजन मौजूद है वो थोड़ा अंडर पावर होने वाला है जो कि लद्दाख रीजन में ऑपरेट करने में स्ट्रगल कर सकता है, जिस वजह से अभी इसमें कई एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत हमको पड़ सकती है और यहाँ तक कि इंजन को भी चेंज करने की जरूरत पड़ सकता है। इसके बाद अभी आर्मी के मुताबिक भले ही इसको यूएस लोकली मैन्युफैक्चर करने का ऑप्शन हमको दे रहा है, लेकिन फिर भी इसका जो प्राइस होने वाला है उसको लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने से अभी इंडियन मार्केट में अवेलेबल सेम स्टैंडर्ड की व्हीकल के मुकाबले ये कम नहीं होने वाला है। और ऊपर से डीआरडीओ की तरफ से पहले से ही WHAV व्हीकल को डेवलप किया चुका है जो कि हाई अल्टीट्यूड रीजन में सभी टेस्ट को पहले से ही क्लियर कर चुका है और अभी डीआरडीओ की तरफ से एक और सेम स्टैंडर्ड की व्हीकल को भी डेवलप किया जा रहा है जो कि एक एडवांस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म होने वाला है। और अभी फिलहाल इस सेगमेंट में हमारे पास कई देसी अल्टरनेटिव भी मौजूद है जो कि खास करके इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए गए हैं और सस्ते भी पड़ने वाले। तो इसी वजह से अभी तक स्ट्राइकर व्हीकल का इंडियन आर्मी में जगह बना पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी जो फाइनल डिसीजन होने वाला है वो इंडियन आर्मी के हाथ में ही होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।